अचानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत जो है। यकीन करना मुश्किल है कि सऊदी अरब जैसा देश पाकिस्तान के परमाणु बम से ईरान को तबाह करना चाहता है। आखिर क्यों सऊदी अरब की आंख ईरान पर बुरी तरह से खटक रही है? क्या शिया और सुन्नी का मसला है, या फिर ईरान को रूस से दोस्ती की यह सजा मिलने जा रही है, या फिर ट्रंप ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को मोहरा बना करके सऊदी अरब को किसी ऐसी जंग में तो झोंकना शुरू नहीं कर दिया जो 57 मुस्लिम देशों की एकता को पूरी तरह से तबाह कर डालेगा, और फिर इसके बाद पूरी तरह से इजराइल पूरे अरब वर्ल्ड पर राज करेगा। देखिए सनसनीखेज खुलासा। एटम बम पाकिस्तानी, टारगेट ईरानी, अरब युद्ध का मास्टरमाइंड सऊदी। इस वक्त पश्चिम एशिया से लेकर के अरब की जमीन पर जो जंगी पैंतरे चल रहे हैं वो वाकई सर्वनाश के पुख्ता संकेत हैं। एक तरफ गाजा में इजरायली हमले में एक ही दिन में 100 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए, 4 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी गाजा सिटी छोड़कर भाग चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ ऐसी परमाणु चाल चली है जिसने ईरान को बैकफुट पर करना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर पाकिस्तान को अपना पहला परमाणु मोहरा बनाया, और फिर अरब की जमीन पर सऊदी अरब को पाकिस्तान के परमाणु बम के जरिए परमाणु संपन्न देश बनने का रास्ता साफ कर दिया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की डील इजराइल और भारत को ध्यान में रखकर की गई है, उस दावे को ठेंगा दिखाते हुए अब पता चला है कि सुन्नी मुस्लिम देश सऊदी अरब, शिया मुस्लिम देश ईरान को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान को परमाणु मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। यानी ईरान के ऊपर सऊदी अरब पाकिस्तान के परमाणु बमों से हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान एक शिया मुस्लिम मुल्क है और सऊदी अरब से उसका 36 का आंकड़ा हमेशा रहा है। हम आपको गाजा में खूनी संग्राम से लेकर अरब युद्ध में मास्टरमाइंड बनने जा रहे सऊदी अरब की वो चाल दिखाने जा रहे हैं जिसने पुतिन के भी ईरान के बहाने पसीने निकालने शुरू कर दिए हैं। ईरान पर गिरेगा पाकिस्तानी परमाणु बम, अमेरिका का मोहरा सऊदी अरब। अब आप ये जान लीजिए कि 9 सितंबर को जब कतर पर इजराइल ने जबरदस्त मिसाइल हमला किया तो हमास के 5 नेताओं समेत 6 लोगों की जान चली गई। उसके बाद 57 मुस्लिम देशों वाले संगठन OIC या कहें कि इस्लामिक सहयोग संगठन ने इजराइल के खिलाफ भाषणबाजी तो खूब की, लेकिन जमीन पर कुछ असर अब तक दिखाई नहीं दिया। 9 सितंबर को कतर पर इजराइल ने मिसाइल हमला किया और मात्र इस हमले के 10 दिन के अंदर ही सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों को लेकर डील हो गई, या यूं कहें कि सऊदी अरब के बेतहाशा कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार सऊदी अरब को एक तरह से बेच ही दिए। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस पूरी परमाणु और युद्ध की डील के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जो ईरान के साथ साथ रूस को भी पश्चिम एशिया में कमजोर करना चाहते हैं।
क्योंकि ईरान ही ऐसा इकलौता मुस्लिम मुल्क है जो रूस का आंख मूंद कर यूक्रेन युद्ध में साथ दे रहा है, और ईरान ही इकलौता ऐसा शिया मुल्क होने वाला है जिसके पास अपने दम पर खुद के हथियार हो सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को रियाद में एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हस्ताक्षर किए। ये समझौता 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हवाई हमले के लगभग 10 दिन बाद हुआ, जिसमें हमास नेताओं को निशाना बनाया गया। कई रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि इस समझौते से भारत और इजराइल को खतरा बढ़ गया है। हालांकि पाकिस्तान की रहने वाली किंग्स कॉलेज लंदन में डिपार्टमेंट ऑफ वॉर स्टडीज में सीनियर फेलो आयशा सिद्दीकी के मुताबिक सऊदी अरब ने यह सौदा ईरान को ध्यान में रखते हुए किया है। आयशा सिद्दीकी ने यह भी कहा कि इस सौदे को अमेरिका का समर्थन हासिल है। एक मीडिया में लिखे लेख में आयशा सिद्दीकी ने कहा कि इस समझौते के समय पाकिस्तान में 2 व्यापक प्रभाव पैदा किए। पहला ये कि इजरायली आक्रमण से भयभीत और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा न करने वाला सऊदी अरब सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की ओर देखने लगा, और दूसरा ये कि ये समझौता एक व्यापक सुरक्षा समझौते की ओर ले जा रहा है जिसमें पाकिस्तान मध्य पूर्व में शांति का गारंटर बन सकता है। ऐसी अवधारणाएं निश्चित रूप से भारत के साथ हाल ही में युद्ध की स्थिति के बाद खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 5 जेट मार गिराए जाने वाले बयान के बाद से बनी हैं। आयशा सिद्दीकी के मुताबिक 3 बातें ध्यान करने योग्य है। पहला, पाकिस्तान दशकों से सऊदी अरब की मदद करता रहा है। दूसरा, ये वास्तव में इजराइल का नहीं बल्कि ईरान का मामला है। और तीसरा, इस कदम को संभवतः अमेरिका की मौन स्वीकृति हासिल है। उनके इस बयान का आधार ये भी है कि अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं करेगा जिसका नकारात्मक असर इजराइल पर पड़े। अमेरिका और इजराइल पक्के दोस्त हैं। कतर भी अमेरिका का खास है। इसके बावजूद अमेरिका ने इजरायली हमले को लेकर कतर का समर्थन किया। ये बताता है कि अगर सऊदी अरब अकेले अपने दम पर यह समझौता करता तो अमेरिका जरूर इसमें अड़ंगा लगाता, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, समझौता होने दिया। सऊदी अरब ईरान के परमाणु हथियारों को इजराइल की तरह अपने अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देखता है। सऊदी अरब सुन्नी इस्लाम का नेता है जबकि ईरान शिया इस्लाम का। ईरान तेजी से परमाणु हथियारों के विकास पर काम कर रहा है। ऐसी आशंका है कि उसके पास अभी इस वक्त वर्तमान में कई परमाणु बम बनाने लायक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। हालांकि हाल के ही समय में इजराइल और अमेरिकी हमलों के कारण उसके परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में ईरान के परमाणु हथियारों से डरे मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने एक दूसरे सुन्नी देश पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को पाने के लिए यह रक्षा सौदा कर लिया। और वैसे इस वक्त तराजू में क्योंकि जब होता है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला, तो फिर ज़ाहिर पाकिस्तान की तो भारत के साथ नहीं बनती, और हालिया भी जंग हुई, तो क्या ये समझा जाए कि बाकायदा तौर पर वो भी उस तरीके से इन्वॉल्व होंगे? अगर पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा होता है, फिर सऊदी अरब का किसी से तनाज़ा होता है, तो हमारी भी फोर्सेज इन्वॉल्व होंगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कोई किसी जो है वो मुल्क का नाम नहीं लिया कि कौन मुल्क जो है वो अग्रेसर होगा तो हम जो है वो रिटेलिएट करेंगे। ना सऊदी अरेबिया ने उसका कोई नाम लिया है, ना हमने कोई नाम लिया है। तो इट इज़ जस्ट एक अम्ब्रेला है जो प्रोवाइड किया गया है दोनों अतराफ से कि किसी के साथ भी एग्रेशन हो, किसी साइड से भी एग्रेशन हो, वो जॉइंटली उस चीज़ को जो है डिफेंड किया जाएगा, उस एग्रेशन का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा है। जिस वक्त इस रक्षा समझौते पर साइन किए जा रहे थे तब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां मौजूद थे। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि यह समझौता किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं हुआ, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चले गहरे सहयोग का आधिकारिक रूप है। लेकिन हकीकत में यह समझौता ईरान पर दोहरी मार है।
उसके परमाणु फैसिलिटी पर हमले हो चुके हैं और सऊदी अरब को पाकिस्तान के परमाणु हथियार मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान कतर पर हमले और गाजा में कत्लेआम पर इजराइल के खिलाफ एक भी सख्त कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, जबकि गाजा में इजराइल फिलिस्तीनियों को गाजा सिटी से भागने पर मजबूर कर रहा है। गाजा टू सऊदी अरब, ट्रंप नेतन्याहू का अरब युद्ध। आप ये भी जान लीजिए कि पश्चिम एशिया से लेकर के अरब मुल्कों के बीच चल क्या रहा है। पहले गाजा के ताजा हाल को भी समझते हैं। कुछ घंटे पहले ही इजराइल ने एक बार फिर से गाजा के अलग अलग इलाकों पर बेतहाशा हमले किए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए हमास और इजराइल के बीच युद्ध में अब तक 65,208 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। 1,66,271 लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल ने गाजा सिटी और दक्षिणी इलाकों में जमीनी अभियान और स्ट्राइक बढ़ा दिया है। वहीं हमास का दावा है कि अब भी लगभग 6,50,000 इजरायली बंधक हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि गाजा सिटी में इजराइल जो कर रहा है उससे साफ हो रहा है कि उसका मकसद एथनिक क्लींजिंग करना है। लाखों लोग इस वक्त इजरायली हमले की वजह से बेघर हैं। शहर में कई बिल्डिंग्स को आईडीएफ के जरिए तबाह किया गया है। ऑपरेशन में सिर्फ 2 हफ्ते में 20 से ज्यादा टावर ब्लॉक ध्वस्त कर दिए गए हैं। सेना का कहना है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास करता था, जबकि स्थानीय लोग और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय यानी OHCHR इसे नागरिकों को जबरन उजाड़ने की कोशिश बता रहा है। इजरायली सेना ने हाल ही के दिनों में जैतून, मुफ्फा, शेजाया और शेख अल रदवान इलाकों में भी लगातार घरों को निशाना बनाया है। इन जगहों पर तबाही सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दी है। गाजा की एनजीओ नेटवर्क के प्रमुख अमजद अल चावा का कहना है कि गाजा सिटी की 65% से ज्यादा इमारतें और घर अब तक तबाह और बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। सबसे ताजा हवाई हमले में 91 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली हमले में मारे गए हैं। वीडियो में भी कुछ ही मिनटों में हवाई हमले में 2 मिसाइलें इमारत के आधार पर गिरी और पूरी इमारत 6 सेकंड में ही ढह गई। धूल और मलबे ने आसपास खड़े सैकड़ों फिलिस्तीनी टैंकों को घेरे में देख लिया। इजराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने पहले ही कह दिया है कि गाजा का बड़ा हिस्सा पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा और आबादी को मिस्र सीमा के पास छोटे हिस्से तक सीमित किया जाएगा। वहीं सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदान शोशानी का कहना है कि गाजा को पूरी तरह मिटाने की कोई रणनीति नहीं है। ऐसे हालात में साफ कहा जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के अब अरब देशों को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है और ईरान को इसीलिए टारगेट कर रहा है ताकि रूस को कमजोर किया जा सके। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान के परमाणु बम ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं या नहीं। रूस ने नेटो को मजबूर कर दिया है कि या तो नेटो रूस के साथ सीधी जंग करे या फिर जंग के मैदान से ही हट जाए। और यही वजह है कि नेटो देश पोलैंड और एस्टोनिया में रूसी सेना ने गदर मचाने के बाद नेटो ने भी अब F-35 जेट जंग के मैदान में उतार दिए। और ऐसे हालात में यह तय है कि रूस और नेटो की अगर सीधे सीधे जंग हुई तो जंग का फैसला फिर परमाणु युद्ध से ही होगा। रूस पर F-35 जेट से हमले, पोलैंड में नेटो के हजारों सैनिक। सिर्फ 72 घंटे के अंदर यूक्रेन युद्ध नेटो युद्ध में बदल चुका है। रूस ने नेटो देश पोलैंड, एस्टोनिया में अपने आत्मघाती ड्रोन और मिग 31 जेट से ऐसा कोहराम मचाया कि अब ट्रंप को भी कहना पड़ा है
कि रूस का ये हवाई युद्ध पूरी दुनिया पर बहुत भारी पड़ सकता है। इधर एस्टोनिया के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि 19 सितंबर को नेटो के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते समय रूसी पायलटों ने नेटो की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। इधर यूक्रेन पर रूस के भीषण हमलों से पोलैंड बेहद परेशान है। दावा किया जा रहा है कि पोलैंड में नेटो ने रूस के खिलाफ F-35 जेट उतार दिए हैं। पश्चिमी यूक्रेन में रूसी बमबारी के दौरान पोलैंड और नेटो के विमानों को उड़ाने की कोशिश की गई थी। ये दावा साबित करता है कि रूस अब नेटो से खुलकर जंग करने के मूड में आ चुका है। दावा किया जा रहा है कि नेटो गठबंधन के सदस्य एस्टोनिया द्वारा मॉस्को पर उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद हुई थी। पोलैंड की ये कार्रवाई मॉस्को और नेटो के बीच तनाव में आई तेजी के बाद हुई है, जब एस्टोनिया ने कहा था कि पिछले दिन 3 रूसी मिग विमान उसके हवाई क्षेत्र में घुस आए थे, जिसे उसने बेशर्मी वाली कार्रवाई बताया था। नेटो चार्टर्ड के अनुच्छेद 4 का इस महीने 2 बार इस्तेमाल किया जा चुका है। जंग में उतरी परमाणु पनडुब्बी, पुतिन को हराना असंभव। जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर रूस यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश में जुटे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन, यूरोप और नेटो रूस के खिलाफ घेराबंदी करने में जुटे थे। यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड ने रूस को खुला चैलेंज दे दिया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन रूस के खिलाफ यूक्रेन और पोलैंड को जमकर हथियार देने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच रूस ने 18 अगस्त के बाद से पूरी तरह से चुप्पी साध ली है और बेलारूस के साथ मिलकर के 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक जपाट 2025 सैन्य अभ्यास से खलबली मचा दी है। आप रूस के एटमी जंगी तेवरों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी से मिसाइलें दागना शुरू भी कर दिया है, जो सीधे सीधे अमेरिका और नेटो को पुतिन की तरफ से खुला चैलेंज है। हम आपको रूस की जबरदस्त तैयारियों की 2 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि रूस जमीन से लेकर समंदर तक कैसे यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचाने जा रहा है। जरा रूसी सेना के एक्शन से जुड़ी इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। हम आपको रूसी सैन्य ताकत से जुड़ी ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसके दम पर रूस 3.5 साल से यूक्रेन में जंग जीत रहा है। ताजा खबर यह है कि इस वक्त रूस की परमाणु पनडुब्बी और रूस के 7 लाख सैनिकों के साथ रूसी सेना के चीफ खुद यूक्रेनी मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 19 सितंबर को जारी तस्वीरों के जरिए दावा किया कि रूसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों ने ओखोटस्क सागर में क्रूज मिसाइलें दागी है। रूसी नौसेना का ये अभ्यास सीधे सीधे यूक्रेन को लेकर यूरोप के लिए काल साबित होने जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया उनकी 2 परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों ओम्स्क और क्रास्नोयार्स्क ने 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद समुद्री लक्ष्यों पर ओनेस्क और ग्रेनाइट क्रूज मिसाइलें दागी है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में आयोजित अभ्यास का मकसद दुश्मनों को जंग की सीधी चेतावनी है। जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने यूक्रेनी मोर्चे का जायजा लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 17 सितंबर को दावा किया कि एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने यूक्रेन में अपने सैनिकों की चौकियों का दौरा किया और कहा कि मॉस्को की सेनाएं सभी मोर्चों पर आगे बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई पोक्रोवस्क के रसद केंद्र के आसपास हो रही है। रूसी सेना के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के मुताबिक मॉस्को अपना विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन की जमीन पर चला रहा है। रूसी चीफ के मुताबिक पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र जंग का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जबकि पश्चिम में जापोरेजिया और निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। जनरल गेरासिमोव के मुताबिक सभी दिशाओं में रूसी सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर के अलावा सबसे भीषण लड़ाई क्रास्नोआर्मेस्क दिशा में हो रही है। यूक्रेन के कोपियांस्क शहर पर भी रूसी सेना बढ़त पा चुकी है।
Соприкосновение свыше 700 тысяч человек находится. Поэтому среди этих людей надо выбирать. Надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности. Я не говорю, что... उत्तर कोरिया वेनेजुएला ने दिखाया ट्रेलर, पुतिन का इशारा। रूस यूक्रेन जंग को तीसरा विश्व युद्ध क्यों कहा जाने लगा है, जरा इन दोनों तस्वीरों को साथ साथ देख लीजिए। एक तस्वीर में उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अमेरिकी ड्रोन की तरह दिखने वाले मानव रहित कुमसोंग ड्रोन की जंगी तैयारियां देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ भीषण जंगी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इन दो तस्वीरों को देखकर यूक्रेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और नेटो देश बुरी तरह से बौखला गए हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि ये सब कुछ पुतिन के इशारे पर हो रहा है। पहले आप उत्तर कोरिया से आई इन तस्वीरों के एक एक फ्रेम को देखिए, जहां सुप्रीम लीडर किम जोंग उन 18 सितंबर को उत्तर कोरिया के किमसोंग सामरिक मानव रहित हमलावर विमान और एक मानव रहित रणनीतिक टोही विमान के परीक्षण को देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के किमसोंग सामरिक मानव रहित हमलावर विमान या कहें कि ड्रोन एआई तकनीक से लैस हैं, जो इसे अमेरिकी ड्रोन के मुकाबले कहीं ज्यादा घातक बनाता है। यानी किम ने पुतिन के इशारे पर दिखा दिया कि रूस का साथ देने के लिए उत्तर कोरिया घातक हथियार उतारने को तैयार है। अब आप अमेरिका के धुर विरोधी और कट्टर दुश्मन वेनेजुएला का सैन्य अभ्यास भी देख लीजिए, जो सीधे सीधे अमेरिका से जंगी तैयारियां दिखा रहा है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला ने 17 सितंबर को अपने कैरिबियाई द्वीप ला और चिला पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के प्रति रक्षात्मक प्रतिक्रिया देते हुए हजारों सैनिकों को तैनात किया है। वेनेजुएला ने अमेरिका को दिखाया जंगी ट्रेलर। वेनेजुएला के सैनिक 3 दिवसीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जिसे कैरिब सोबेरानो 200 यानी कि सोवेरन कैरेबियन 200 कहा जा रहा है, जिसमें युद्धपोतों, विमानों, मिलिशिया नौकाओं और तोपखानों ने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन रात में किया गया है, जिसमें वेनेजुएला के सैनिकों ने पुतिन ने तोड़ा मेरा भरोसा, जंग तो होगी बेहद तेज। इधर ब्रिटेन दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने उन्हें सचमुच निराश किया है और युद्ध को खत्म करने में नाकाम रहे। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका रूस पर बड़े कड़े कदम उठा सकता है। ट्रंप ने कहा कि उनका पुतिन के साथ लंबे समय से अच्छा संबंध रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने स्थिति बदल दी है। उन्होंने कहा कि पुतिन की नाकामी ने उन्हें बेहद निराश किया है और अब अमेरिका को बहुत सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनके संबंधों को देखते हुए उन्हें लगा था कि यूक्रेन युद्ध को सुलझाना सबसे आसान होगा, लेकिन पुतिन ने मुझे निराश किया और मेरा भरोसा तोड़ दिया। So I'm disappointed. If you listen to some people, the ones like in Poland were shot down and they fell into Polish territory, but they shouldn't have been that close anyway. They were drones. अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन, नेटो और यूरोपीय देशों से जंग की आखिरी बाजी से हार जीत का फैसला क्यों करना चाहता है।